नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में बड़े घटनाक्रम की। जो संविधान में 130 संशोधन हुआ है, विधेयक 2025। इस ये जो कदम है जवाबदेही को कितना मजबूत करता है या लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आज विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। तो न्यूज में भी ये काफ़ी समय से, तो जानते हैं पहले। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया था। इसे आगे जांच के लिए क्या जेपीसी में भेज दिया गया है। इसका मूल प्रस्ताव है जो आर्टिकल 75 है, 164 है और 239 में क्या है बदलाव करना है। इसके तहत क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो यदि 30 दिन तक लगातार क्या है जेल में रहते हैं तो उनका पद क्या स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये तभी लागू होगा जब अपराध की सज़ा क्या हो, 5 साल या उससे अधिक हो, यानी मतलब 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है उससे अधिक हो। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल को ये अधिकार होगा कि यदि मंत्री 31वें दिन इस्तीफा नहीं देगा तो वो स्वतः पद से हटे माने जाएंगे। हालांकि रिहाई के बाद मंत्री को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और एक जो केंद्रीय क्वेश्चन ये है कि डज इट स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी और प्रमोट एग्जीक्यूटिव ओवर रीच। क्या मतलब ये जो अकाउंटेबिलिटी मतलब जो है पारदर्शिता को जो बढ़ावा देता है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच को क्या मतलब प्रमोट करता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो आगे जो है इसके बारे में जानेंगे कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार जो 2024 में क्या 46% एमपी जो थे उन पर क्रिमिनल चार्जेस थे। 2019 में क्या थे, 43% ऐसे एमपी थे जिनके पास में क्रिमिनल चार्जेस थे। 2014 में 34% एमपी ऐसे थे जिन पे जो क्रिमिनल चार्जेस थे। 2009 में 30%। यानी आप देख रहे हो कि 2009 से 2024 तक जो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 45% ऐसे एमएलए थे जिसके पास में क्रिमिनल चार्जेस थे, मतलब सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, फिर भी इनको जो टिकट दी गई। चांसेस जो थे बिनिंग मतलब इलेक्शन के, मतलब जिनके क्रिमिनल चार्जेस थे उनके चांसेस जो 15.4% थे, मतलब 4.4% की तुलना में। ऐसा देखा जाता है कि जो है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग बाग हैं वो ज़्यादातर मतलब जीतने के ज़्यादा वो रहते हैं। तो ऐसा ये सोसाइटियल माइंडसेट बना हुआ है जिसके ज़्यादा मतलब वो रहता है, तो उसको वोटिंग देना ज़्यादा लोग बाग प्रेफर करते हैं। गाँव में आजकल ये मतलब अभी भी है, जबकि क्लीन बैकग्राउंड के लोग बाग जो 4.4%, ऐसा मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मैंने डेटा उठाया है, तो उसमें ये हवाला दिया हुआ है। अब इसमें क्या की प्रोविजंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो की प्रोविज़न तो जो मैंने पहले बताया था कि जो मिनिस्टर जो पीएम सीएम है जो उनको मतलब 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब जो 30 दिन लगातार अगर जेल में रहते हैं तो 31वें दिन क्या उनको ऑटोमेटिकली क्या रिमूवल हो जाएगा उनका, यदि उनमें 5 साल या उससे अधिक की सज़ा पाई हुई है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो मतलब एम्पावर्ड हैं एनफोर्स करने के लिए, मतलब ये क्या प्रेसिडेंट गवर्नर के पास में ऐसी शक्ति दी गई है इस बिल में कि जो वो जो मतलब उनको हटा सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिमूवल हो जाएगा। ये अभी जो जैसे केजरीवाल जो है मतलब जेल से सरकार चला रहे थे, मतलब जो उनके पास में चार्जेस लग गए थे, तो उसके बिहाफ पे लेकर लोग जो विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं इसी पे बिल लाया गया है। तो और भी बहुत सारी इसे वो हैं। तो सरकार का जबकि अलग इसके मतलब सरकार का तर्क अलग है, जो आगे जानेंगे हम इसके बारे में। तो इसके बारे में जानेंगे, एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में जान लेंगे। आगे जो वर्तमान कानून के बारे में जानेंगे, जो एग्जिस्टिंग लॉ है क्या करता है। जो 1951 का जो एक्ट था उसके अनुसार क्या है, कोई व्यक्ति अगर 2 साल की सज़ा पाया हुआ है, कम से कम 2 साल की सज़ा पाया जाता है, तो उसको जो है मतलब संसद या विधानमंडल की मतलब 2 साल की सज़ा के दौरान और 6 साल जो मतलब वो क्या है किसी भी विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। उसके बाद में जो है सेक्शन 8/4 में जो उसका, तो सेक्शन 8/4 जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है वो उसमें जो अयोग्यता तब मतलब प्रभावी नहीं होगी जब जो 8/4 सेक्शन के खिलाफ जो अपील की गई हो, मतलब उसके तहत क्या अपील की गई हो, तो जब तक क्या है वो मतलब प्रभावी नहीं मानी जाएगी। हालांकि आगे जो लिली थॉमस केस हुआ था उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मतलब लिली थॉमस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी कि एग्जिस्टिंग लॉ जो मतलब अभी क्या लॉ मतलब लाई कर रहा है इंडिया में, उसके बाद में जो इस बिल को जो लाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब सुप्रीम इसके लिली थॉमस केस के बारे में जानते हैं कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को क्या किया था, असंवैधानिक करार दे दिया था और कहा था कि जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उनकी अयोग्य उनकी उन पे ही जो ये प्रोविज़न जो लागू होता है, मतलब उनकी अयोग्यता के लिए ही लागू होता है, ना कि मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर होने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें थी जो लिली थॉमस केस में हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये असंवैधानिक कर दिया था इस क्लॉज को, ये सेक्शन 8/4 को। तो ये सारी चीज़ें थी जो मतलब लिली थॉमस केस में जो हुई थी। आगे सरकार का तर्क जानेंगे भी, सरकार की मंशा क्या आखिर कुछ बिल लाने के लिए। जो केजरीवाल जी आप देख रहे हैं, केजरीवाल जी ने जेल से मतलब जो गवर्नमेंट को रन किया था, तो क्या यही वो तो नहीं है इसी को लाने की वजह से, इसका मेन मोटिव तो नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो तर्क है, गवर्नमेंट का सरकार का कहना है कि ये विधेयक जो संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को मजबूत करेगा। और अमित शाह ने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता। सरकार का मानना है कि अ, यदि कोई व्यक्ति 30 दिन तक जमानत नहीं ले पाता है, तो उसे सरकार चलाने का हक नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे होगे केजरीवाल जी को जेल में देख रहे होगे, जेल में से लेके मतलब कई महीने उन्होंने जो गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को रन किया था, जो कि मतलब ये सारी चीज़ें थी। अब क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी के बारे में जान लें, आखिर क्या है इसकी विवाद और आलोचना। तो इसमें इस बिल को लेकर जो गंभीर आलोचनाएं भी हो रही हैं। एआईएम के जो सांसद असुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ बताया और कहा कि ये देश को पुलिस स्टेट बना देगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं जो पिनराई विजयन हैं, उन्होंने नव फासीवादी रणनीति करार दिया है इसको, और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल विपक्षी सरकारों को स्थिर करने के लिए मतलब किया जाएगा। सीपीआई एमएल के नेता ने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया। और इसी प्रकार से कई विश्लेषकों का तो कहना है कि यह विधेयक निर्दोष मानने के सिद्धांत को कमजोर करता है और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा देता है। तो ये मतलब विपक्ष का आरोप है जो मैंने आपको बारी बारी सुनाया। तो विपक्ष का ये स्टैंड है इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर। तो अब इसमें आगे आगे क्या होगा उसके बारे में बात जानेंगे। तो असुद्दीन ओवैसी का और पिनराई विजयन जी का और एमएलएन जो हैं उनके बारे में मैंने बताया कि उनका क्या क्या स्टैंड है। तो फिलहाल ये बिल जो संयुक्त जो जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके पास समीक्षा के लिए है, रिव्यू के लिए भेजा गया है। इसे पारित करने के लिए संसद में क्या 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, जो कि सरकार के लिए इतना ईजी भी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में क्या इस पर गहन बहस और संशोधन की पूरी मतलब पॉसिबिलिटी है। तो देखना होगा कि क्या होता है इस बिल में, जो मतलब कितना संशोधन हो, जैसे बकविल में भी संशोधन हुआ था। जबकि आपको पता होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो बीजेपी, जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, इसके साथ में बहुत सारे घटक दल हैं, तो इनके पास में फुल मेजोरिटी भी नहीं है। तो आगे हम इसके निष्कर्ष पे बात करते हैं कि मेन कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों, क्या ये 130 जो संशोधन है वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कदम है, या फिर लोकतंत्र में अतिक्रमण का नया रास्ता? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स ए लॉट टू वॉच अवर वीडियो। तो अगर कोई आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपका मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे लोग आगे देख के चले जाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं करें, तो ये हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत बहुत ज़्यादा।